सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवन रोड शाखा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ऑनलाइन क्लास में आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं और मैं बच्चों की बता दूं कि राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। पहली बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व, मानव भूगोल के मूल तत्व, और दूसरी बुक का नाम है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। ये दो तो बुक है। 28 प्लस 28 ये दोनों बुक जो हैं आपके एक ही बुक में है, पेपर एक ही होना है और 56 नंबर का तो आपके थ्योरेटिकल पेपर होगा। इसके अलावा 14 नंबर आपके इंटरनल है, इंटरनल नंबर स्कूल के नंबर जो भेजते हैं, स्ट्रांग वगैरह है, अर्धवार्षिक का है, ये यहां पर आके हो जाता है 70 नंबर का। और इसके बाद में 30 नंबर का आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा। ये आपका पैटर्न है। मानव भूगोल के मूल तत्व 28 नंबर की बुक है। भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था 14 नंबर के शतरांक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो पहले बच्चों आज अपन ले रहे हैं मानव भूगोल के मूल तत्व का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखते हैं मानव भूगोल को। ये आपने उतार लिया, आराम से उतार लो। दोनों बुक के नाम है मानव भूगोल के मूल तत्व और दूसरी किताब का नाम है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। आराम से उतार लो बच्चों, उतार लो। रब कर दूं। अब अपन अपनी बात चालू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द है, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा है कि भूगोल का जो जनक है वो इरोटोस्थनीज, एक नाम आया था पढ़े, एक ग्रीक विद्वान थे इरोटोस्थनीज। उन्होंने भूगोल शब्द देने से पहले उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया था, जियो प्लस ग्राफो। जियो का मतलब था पृथ्वी और ग्राफो का मतलब हो गया वर्णन करना। बहुत संक्षेप में परिभाषा है। जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफो यानी वर्णन करना। प्यारे बच्चों, ग्राफो फो यानी फोटो, पृथ्वी की जो प्रतिकृति है, पृथ्वी पर जो कुछ है उसका एक फोटोग्राफ है और उस फोटोग्राफ का नाम है भूगोल, ज्योग्राफी। ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है और उसको बोलते हैं भूगोल। इस पृथ्वी के वर्णन में दो वातावरण होते हैं, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। ये अपन चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक है इरेटोस्थनीज। इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया भूगोल के लिए। पहला इन्होंने कहा जियो और दूसरा उन्होंने दिया ग्राफो, पृथ्वी का वर्णन करना। ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी से रिलेटेड वर्णन किया जाता है उसका नाम भूगोल है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। भूगोल एक व्यापक विषय है। भूगोल एक व्यापक विषय है और ये जो व्यापक विषय है यह इसकी दो प्रधान शाखाएं हैं। कितनी प्रधान शाखाएं हैं? दो। एक का नाम है भौतिक भूगोल, बेटे नोट करते रहो, भौतिक भूगोल प्यारे बच्चों। और दूसरा है मानव भूगोल।
सबसे पहले तो भूगोल जो है वो व्यापक विषय है। कैसा विषय है? व्यापक। इसका जो क्राइटेरिया है ज्योग्राफी का वो विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसकी दो प्रधान शाखाएं हो गई, पहले तो हो गई भौतिक भूगोल और दूसरी हो गई मानव भूगोल। नोट कर लीजिए, भूगोल की दो प्रधान शाखाएं हैं, एक का नाम है भौतिक भूगोल और एक का नाम है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की यदि मैं बात करूं, फिजिकल ज्योग्राफी की यदि मैं बात करूं, तो यहां पर नाम से मालूम पड़ रहा है कि भौतिक भूगोल में प्रकृति से जुड़ी हुई शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक तत्वों का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल, मानव से जुड़े हुए रिलेटेड, मानव ने जो कुछ विकास किया है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है मानव भूगोल। क्योंकि एक उदाहरण से समझिए, देखते हैं एक उदाहरण। प्यारे बच्चों, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, बहुत इजी एग्जाम्पल है और आपके समझ में आएगा। देखते हैं। भूगोल, भूगोल एक वृक्ष है। भूगोल क्या है? एक वृक्ष है। और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं, इस वृक्ष की जो जड़ें हैं, ये तो है भौतिक भूगोल। ये तो क्या हो गया? भौतिक भूगोल। और इस भूगोल नामक वृक्ष की जो टहनियां हैं वो है मानव भूगोल। प्यारे बच्चों, स्पष्ट इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी। अपने भौतिक भूगोल का जन्म पहले हुआ और मानव भूगोल का जन्म बाद में हुआ। इस चित्र को देख करके एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जड़ पहले चालू होती है और टहनियां आगे बाद में बढ़ती हैं। तो जो सबसे प्राचीन जो प्रधान शाखा है वो है भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल का मीन्स हो गया प्रकृति। ठीक है, इट इज क्लियर? यस या नो? आगे चलते हैं। मानव भूगोल, मानव भूगोल का मतलब हो गया आपके मानव। अब अपन पढ़ेंगे इसमें मानव और प्रकृति। यदि मैं बात करूं लेसन के चैप्टर की, तो मानव भूगोल तो लिखा है और उसका मेन चैप्टर का जो है वो है मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, स्कोप। मानव भूगोल ब्रांच का नाम हो गया। भूगोल की दूसरी ब्रांच है, प्रधान ब्रांच है मानव भूगोल। आपने 11th क्लास में ये पढ़ी, भौतिक भूगोल पढ़ी, और आप 12th में आप पढ़ोगे मानव भूगोल। इसमें आपने प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन किया, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, अग्नि है, समुद्र है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, चक्रवात हैं, ये अपन ने पढ़ा भौतिक भूगोल में। और अब अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल में मानव से जुड़ी हुई चीजें। बहुत सारे उदाहरण हैं, बात करते हैं। भौतिक भूगोल की धीरे धीरे इनकी ब्रांच और फैलती गई। देखते हैं भौतिक भूगोल की ब्रांच। एग्जाम्पल फॉर दिस, समुद्र विज्ञान। इसके बाद में प्यारे बच्चों जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। इसके बाद में प्यारे बच्चों समुद्र विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, और इसके अलावा भू आकृति विज्ञान। कुल मिलाकर के नाम से मालूम पड़ रहा है कि समुद्र, समुद्र का मतलब जल, और जल क्या है? नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व है, प्रकृति के अधीन है। जल और वायु दोनों का मिश्रण, और उस ब्रांच का नाम है जलवायु विज्ञान, जिसमें जलवायु का अध्ययन किया जाता है। कहते हैं कि जलवायु और मौसम वस्तुतः एक ही है, लेकिन मौसम क्षणिक अवस्था होती है और जलवायु दीर्घ अवस्था होती है। जलवायु को बनने में लगभग 30 वर्ष से ज्यादा समय लगता है। इसके बाद में आ गया तुम्हारे भू आकृति विज्ञान। उच्चावच जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो इनका अपन अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान में। पहले बच्चों आगे चलते हैं मानव भूगोल की ओर। तो मानव भूगोल की ओर यदि अपन चलते हैं तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? तुम्हारे कृषि,
कृषि भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल, इसके बाद में परिवहन भूगोल, इसके बाद में संसाधन भूगोल, इसके बाद में आर्थिक भूगोल। अब अपने कह सकते हैं, अपन ने शुरू में पढ़ा कि भूगोल एक व्यापक विषय है, व्यापक दृष्टिकोण वाला विषय है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण ये दो प्रधान शाखा हो गई, भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल फिर आगे धीरे 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 चल के इसकी ब्रांच बढ़ती हुई चली गई। जितने भी प्रकृति में जुड़ी हुई जो घटना परिघटना हो रही है वो एक प्रकार से भौतिक भूगोल की ब्रांच होती हुई चली गई। और इसके बाद में मानव भूगोल का भी वही है, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, परिवहन भूगोल, संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल। इस प्रकार इसकी भी अनेक ब्रांच होती हुई चली गई। ये सब ब्रांच हो गई और ये प्रधान ब्रांच हो गई। तो भूगोल व्यापक है, आप उतार लेना। दो ब्रांच हो गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है, भौतिक भूगोल कह रहा है कि प्रकृति सब कुछ है, और मानव भूगोल कह रहा है कि मानव सब कुछ है। लेकिन मानव बाद में हुआ और प्रकृति पहले हुई। मानव ने प्रकृति का सहारा लेकर के और इनका निर्माण किया। मिट्टी प्राकृतिक तत्व है, जल प्राकृतिक तत्व है, लेकिन जो कृषि कार्य करता है वो कौन करता है? मानव करता है। कोई बंजर भूमि है तो उसको उपजाऊ कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो ये कृषि भूगोल की ब्रांच आ गई। देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कि भूगोल एक व्यापक विषय क्यों कहा गया है। क्योंकि भूगोल में एक शब्द आता है क्षेत्र वर्णनी। क्षेत्र वर्णनी ऐसा विषय जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। कौन? भूगोल। क्षेत्र जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आप पढ़ के आए हो 11 में मैंने पढ़ाया आपको, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शीत मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल। अब अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे मैदान है। तो कुल मिलाकर के भूगोल क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसमें अध्ययन किया जाता है। क्यों, कैसे, कब, इन सब का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं। पहले बच्चों मानव भूगोल की यदि मैं बात करूं, भूगोल का जन्म था इरेटोस्थनीज। अब अपने जो ब्रांच चल रही है वो चल रही है मानव भूगोल। क्या चल रही है? मानव भूगोल। अब अपने को याद करना है मानव भूगोल का जनक। प्यारे बच्चों मानव भूगोल का जो जनक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानव भूगोल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। कहां हुआ था? जर्मनी। जर्मनी एक कंट्री है और ये किस महाद्वीप में है प्यारे बच्चों? जर्मनी जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप महाद्वीप में मानव भूगोल का जन्म हुआ। ये आपने उतार लिया क्या? ये उतार लो, रब कर दो मेरे बच्चों। देखिए मानव भूगोल का जो जन्म हुआ वो हुआ जर्मनी में। कहां हुआ? जर्मनी में। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। मानव भूगोल का जनक का नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और ये कहां के रहने वाले थे? फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे बच्चों? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने मानव भूगोल को केवल दो ही लाइनों में सिद्ध कर दिया और इन्होंने एक परिभाषा दी थी मानव भूगोल को लेकर के। किसने? रेटजेल ने, जो मानव भूगोल का जनक कहलाता है, मानव भूगोल का पिता कहलाता है। कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने लिखा था कि मानव समाज, मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। रेटजेल ने एक बात कही कि मानव भूगोल मानव समाजों
और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो समाजो, समझने का विषय है, और दूसरा है धरातल। एक तरफ समाज, सोसाइटी, जहां पर नागरिक निवास करता है, एक समाज के, बहुत समाज के लोग यहाँ रहते हैं। समाज में जाति पाति बाद में आई है, समाज जहां पर एक सामाजिक कर्तव्य को निभाते हुए नागरिक रहता है। अरस्तु ने कहा था, अरस्तु महान दार्शनिक था, उसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उसी समाज की बात हो रही है जो उसने सामाजिक वर्गीकरण किया। अब देखते हैं आगे पहले बच्चों, समाजों और धरातल। अब धरातल मींस क्या हो गया? प्रकृति। धरातल को मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि प्रकृति ने मानव को बनाया है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब इस परिभाषा को पढ़ करके आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी, हुई कि नहीं हुई? यस या नो? देखते आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इस पिक्चर को अपन क्लियर करते हैं क्यों है, देखते हैं। इसको रब कर दूं, प्यारे बच्चों, भौतिक भूगोल यानी कि प्रकृति, समझ रहे ना? मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं ये चीज, एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से समझना। एक तरफ प्रकृति खड़ी है और उसके दूसरी तरफ खड़ा है मानव। देखो प्यारे बच्चों, एक तरफ प्रकृति खड़ी है और दूसरी तरफ खड़ा है कौन? मानव। और ये दोनों मिलकर के, प्रकृति और मानव मिलकर के एक भूगोल का निर्माण करते हैं दोनों, और उस भूगोल का नाम है मानव भूगोल। क्या नाम है? मानव भूगोल। प्रकृति यानी कि पर्यावरण से जुड़ी हुई शक्तियां, जिसका पूरा अधिकार प्रकृति का है, मानव का जिसमें कोई रोल नहीं है। अरे मानव भी इसी का अंग है। हमारा जो शरीर है पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और एक दिन इसी में समाहित हो जाता है। पहले बच्चों रेडजेल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। किसने कहा? रेडजेल, जो मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। अब इस परिभाषा से दो चीज अपने क्लियर हो रही हैं, एक तो हो गया मानव और एक तरफ हो गई प्रकृति। अब ये दोनों मिलकर के, मानव और प्रकृति, ये दोनों मिलकर के किस ब्रांच का निर्माण करते हैं? मानव भूगोल का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के मानव प्रकृति का सहयोग लेता है, और जो घटनाएं और परिघटनाएं होती हैं और जिनका अपन वर्णन करते हैं, उसी का नाम है मानव भूगोल। ये डायग्राम आप उतार सकते हो समझने के लिए। प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों प्यारे बच्चों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति और मानव को दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति और मानव एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति और मानव को कभी अलग नहीं किया जा सकता। देखते हैं आगे चलते हैं, ये आप उतार लो आराम से उदाहरण। थोड़ा आगे चलो, अब बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या क्या है, क्या क्या विशेषता है मानव भूगोल की? पहली विशेषता है आनुभविक, दूसरी विशेषता है समाकलनात्मक, दूसरी विशेषता है समाकलनात्मक, और तीसरी विशेषता है प्यारे बच्चों व्यवहारिक। मानव भूगोल आनुभविक है, समाकलनात्मक है और व्यवहारिक है। आपको समझना है, पहला है आनुभविक। इसको क्यों कहा गया?
मानव भूगोल को आनुभविक इसलिए कहा गया क्योंकि मानव भूगोल का जो निर्माण हुआ वो मानव के अनुभवों से हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मानव की जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई और मानव निरंतर 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 आविष्कार होते हुए चले गए, और आज से 50 पहले दुनिया क्या थी और आज के समय में दुनिया क्या है वो आपके सामने है। कंप्लीट जीवन शैली मानव की बदल चुकी है। ये सब कहां से हुआ? मानव से हुआ। पहले अपन कच्चे घरों में रहते थे, मालूम है सबको, और आज अपन पक्के घरों में रहते हैं। अब कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कच्चे घर और पक्के घर, कच्चे घर भी वही निर्माण सामग्री प्रकृति की थी, और ये जो पक्के घर बने हैं ये निर्माण सामग्री भी कौन दे रहा है? प्रकृति ही दे रही है। चाहे लोहा हो, धातुएं हो, XYZ कोई भी हो, कुल मिलाकर के मानव ने जो अपने अनुभवों से सीखा और अनुभवों से आगे सीखते हुए बढ़ा, और उस बढ़ने का नाम है प्यारे बच्चों मानव भूगोल। पहली विशेषता हो गई आनुभविक। मानव भूगोल में मानव के अनुभवों की कहानी है। किसकी कहानी है? अनुभवों की। मानव को जैसे जैसे आवश्यकता लगी, जैसे जैसे उसके अनुभव हुए और जो कमी लगी, उस कमी को मानव भूगोल में वो जाकर के पूरा किया है। दूसरा है प्यारे बच्चों समाकलनात्मक। कुल मिलाकर के आपको मालूम है मानव भूगोल का यदि मैं बात करूं तो जो विकास हुआ मानव भूगोल का वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ मानव भूगोल का। पहला चरण था प्राचीन काल, दूसरा चरण था मध्य काल, और तीसरा चरण था आधुनिक काल। यदि अपन बात करें मानव भूगोल के विकास की यात्रा की बात करें तो 3 चरण होते हैं। समाकलनात्मक की यदि बात करें, तुलनात्मक अपना अध्ययन करें तो पहला है प्यारे बच्चों प्राचीन काल, दूसरा मध्य काल, और तीसरा प्यारे बच्चों आधुनिक काल। आप ये समझो कि मानव भूगोल 3 दिन पहले किताब बनी है, ऐसा नहीं है। मानव भूगोल की वैसे तो भूगोल एक व्यापक विषय है और इसकी बहुत लंबी यात्रा रही है, और मानव भूगोल की यात्रा भी बहुत लंबी रही है। 19वीं शताब्दी से पहले भूगोल एक संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में मानव भूगोल एक प्रधान शाखा बनकर के अलग से उभर के सामने आया। उससे पहले भूगोल एक जगह पढ़ाया था। आज उसकी 2 ब्रांच होगी, एक तरफ प्रकृति का नाम हो गया भौतिक भूगोल, और मानव का नाम हो गया मानव भूगोल। 2 तत्व कार्य कर रहे हैं, एक तो प्रकृति तत्व और दूसरा है मानव तत्व। तो इसका विकास 3 चरणों में हुआ, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन काल में आदि मानव, सुना आपने, आदि मानव बिल्कुल गुफाओं में रहता था, पत्थरों को रगड़ करके अग्नि स्थापना करता था, अग्नि की। आपको मालूम है फैये का आविष्कार, देखो बात करो, फैये का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ? चीन में हुआ। शाही का आविष्कार चीन में हुआ, कागज का आविष्कार चीन में हुआ। और सही बात तो ये है प्यारे बच्चों, यदि मानव की सर्वप्रथम यदि खोपड़ी कहीं मिली है तो वो एशिया महाद्वीप में मिली है। कहां मिली है? एशिया महाद्वीप में मिली है, और वो मिली है इंडोनेशिया में। मानव भूगोल के राइटर है और नाम उनका माजिद हुसैन, उस किताब में पूरा वर्णन दे रखा है। देखते आगे तो आनुभविक समाकलनात्मक, और तीसरा है कि मानव भूगोल व्यवहार में लाने वाला विषय है। कैसा विषय है? व्यवहार में उतारने वाला विषय है, और उस विषय का नाम है मानव भूगोल। अभी मैंने यहाँ पर ब्रांच लिखी थी, जनसंख्या भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल। गाड़ी को बनाता भी मानव है, चलाता भी मानव है, और उसमें बैठता भी मानव है। कुल मिलाकर के जिसमें प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेकर के जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानव की होती है, वो सारी की सारी ब्रांचें, सारी की सारी उपशाखाएं मानव भूगोल कहलाती हैं। क्या कहलाती है पहले बच्चों? मानव भूगोल कहलाती हैं। आज देखो मैं बात करूं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, आर्थिक भूगोल की यदि मैं बात करूं तो बजट यानी आय और व्यय का ब्यौरा कौन करता है? जानवर थोड़ी करते हैं आय और व्यय का ब्यौरा। कौन करेगा? आय और व्यय का जो ब्यौरा है, लेन देन का जो मामला है, वो मानव करता है। आज उद्योगपति कौन है? मानव है। बिजनेस कौन चला रहा है? मानव है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेकर के मानव अपनी क्षमता के अनुसार उस क्षेत्र को आगे बढ़ाता है, उसी का नाम मानव भूगोल है। अब अपन देखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक राइटर का नाम बताया था जो मानव भूगोल के जनक है। क्या नाम बताया मैंने आपको? बताओ। उनका नाम था जो मानव भूगोल के जनक है, फ्रेडरिक रेटजेल। और अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, इसको रब कर दूंगा, मानव भूगोल के जो जनक रेटजेल है, इन्होंने 2 महान ग्रंथ लिखे। और यदि मैं रेटजेल की बात करूं
तो रेड जेल की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि मानव भूगोल का अग्रणी योगदान जो दिलाया है वो रेड जेल महोदय ने दिलाया है। इनकी परिभाषा आपने भी सुनी। अब इनकी बोर्ड में दो चीजें हमेशा पूछता कई बार और पुटअप की प्रश्न है, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी रेड जेल की। उसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन ही मानव भूगोल है। प्रश्न क्या बनेगा बोर्ड में कि मानव रेड जेल के मतानुसार मानव भूगोल के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 2 लाइन लिखी और 1 नंबर आपका पक्का है, ठीक है। इसके अलावा कई बार जनक होने के कारण इसके ग्रंथ भी का नाम भी पूछा जाता है कि मानव भूगोल के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम लिखिए, या ये पूछ ले कि रेड जेल के द्वारा प्रतिपादित 2 भौगोलिक ग्रंथ कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों दोनों ग्रंथों का आपको नाम याद रखना है और आपको नोट्स में उतारना भी है। पहला है प्यारे बच्चों एंथ्रोपोजोग्राफी। इसमें मानव से रिलेटेड प्रजातियों का वर्णन किया गया है। मानव का विकास भी बहुत सनी हुआ है। यदि मैं बात करूं उस प्राचीन काल के मानव की, यानी कि उसके पूंछ होती थी, क्या होती थी? पूंछ। अरे हनुमान जी को मानते नहीं मानते जिन्होंने भगवान राम का सहयोग किया है। अब आप खुद देख लीजिए मानव धीरे 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 किस विकास की ओर, आज मानव के अंदर भी परिवर्तन हुआ है। और यहाँ पर एक चीज स्पष्ट हो रही है प्यारे बच्चों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति निश्चित रूप से परिवर्तन करती रहती है। देखते हैं तो एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव प्रजातियों से रिलेटेड जुड़े हुए इस चीजों का अध्ययन किया गया है। और इन्होंने दूसरा जो ग्रंथ लिखा था प्यारे बच्चों, उसका नाम था राजनीतिक भूगोल। क्या नाम था? राजनीतिक भूगोल। ये 2 फेमस बुक है, वैसे बहुत सारी बुक लिखी है, लेकिन अपने को टू द पॉइंट सिलेबस अपने को चढ़ना है और सिलेबस से बाहर अपने को याद नहीं करना है, कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी और दूसरा है राजनीतिक भूगोल। ये दोनों किताबों के नाम आप नोट कर लो और ये दोनों किताबों के नाम आपके याद भी होने चाहिए। मानव भूगोल में रेड जेल ने पहला जो महान ग्रंथ लिखा, उस महान ग्रंथ का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी और दूसरे ग्रंथ का नाम था राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यहां पर उन्होंने मानव की जो तुलना की, राजनीतिक भूगोल में रेड जेल ने मानव की जो तुलना की वो उन्होंने एक उदाहरण दिया, और वो उदाहरण दिया था उन्होंने राज्य का। किसका उदाहरण दिया? राज्य का। रेड जेल ने कहा कि एक राज्य को जीव की तरह वर्धनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्धनशील होना चाहिए। और यदि वह वर्धनशील नहीं हो सके तो फिर उसको खत्म हो जाना चाहिए, फिर उसका जीने का कोई अधिकार नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ वर्धनशील जो शब्द मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है? जब अपना जन्म होता है तो मुश्किल से वजन 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, और उसके बाद वजन जब अपन मरते हैं तो क्या वजन वो सेम ही रहता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति नित्य नए नए चेंज करती रहती है। कुल मिलाकर के मानव भी वर्धनशील है। मानव भी बाल विकास, वयस्क विकास, किशोर अवस्था, जो भी अवस्थाएं चलती हैं, प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, कुल मिलाकर के एक राज्य का जो स्वरूप होता है, एक प्रदेश का जो स्वरूप होता है मानव भूगोल में, वो स्वरूप भी प्यारे बच्चों वर्धनशील होता है। कैसे होता है? वर्धनशील। आज जहां पर रह रहे हैं, हमारी तहसील का नाम है शाहपुरा तहसील। यही उदाहरण लीजिए, आज से 20 साल पहले शाहपुरा क्या था? अपने से परिवार में जो बड़े हैं कभी चर्चा करना, और आज 20 साल बाद में शाहपुरा में क्या चेंज लग रहा है उनको पूछ लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में एक राज्य कह दो या प्रदेश कह दो, ज्योग्राफी के अंदर राज्य किसी स्टेट का नाम नहीं है। राज्य प्रदेश का मतलब है एक क्षेत्र विशेष जहां पर बहुत सारी प्राकृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं और इसका में वर्धनशील होती रहती है। इनको जीव की तरह बढ़ना चाहिए। कौन कह रहा है? रेड जेल महोदय कह रहे हैं, ठीक है। किसमें कह रहे हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कह रहे हैं। वैसे इतना आपके आएगा नहीं, मैंने बता दिया। ये 2 बुक के नाम दे रखे हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल। ये मैंने समझाने के लिए आपको उदाहरण दिया है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी और राजनीतिक भूगोल। बोर्ड में सीधा 1 नंबर अंक का आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। और ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी, 1 अंक का यहां से कई बार पूछ लिया जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसके बाद में रेड जेल के एक शिष्या हुई और
बड़ी नियतिवाद कट्टर थी। नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। प्यारे बच्चों, नियतिवाद की कट्टर समर्थक, नेक्स्ट क्लास में आएगा कि निश्चयवाद, नियतिवाद पढ़ेंगे, विचारधाराएं हैं मानव भूगोल की। नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी और ये अमेरिका की रहने वाली थी। कहां की रहने वाली थी? यूएसए की रहने वाली थी। इसका नाम आपको बताया होगा मैंने, इसका नाम था ईसी सैम्पुल। पहले बच्चों नोट कर लो, ईसी सैम्पुल कौन थी? प्रश्न बन रहा है यहां पर एक। ईसी सैम्पुल कौन थी? ईसी सैम्पुल रेडजेल महोदय की शिष्या थी। मानव भूगोल के जो जनक है रेडजेल, उनकी ये शिष्या थी, नाम था ईसी सैम्पुल। अब कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ने शॉर्ट नेम लिख दिया ईसी सैम्पुल। ये ईसी सैम्पुल क्यों लिखा? इसको रख कर दो। ईसी सैम्पुल का पूरा नाम है एलन चर्चिल सैम्पुल। पहले बच्चों इन्होंने भी एक बुक लिखी और ये इस बुक का नाम भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, ये जो बुक लिखी ये भी मानव भूगोल का महान ग्रंथ है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। और भौगोलिक वातावरण का जो प्रभाव लिखा गया, ये लिखा गया ईसी सैम्पुल के द्वारा। कहां की रहने वाली थी? देश का नाम था अमेरिका, यूएसए। ठीक है। ईसी सैम्पुल ने उन्होंने कहा कि मानव के ऊपर मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ते हैं, उन्होंने पहला प्रभाव बताया था शारीरिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव बताया इस बुक में? शारीरिक प्रभाव। दूसरा प्रभाव बताया मानसिक प्रभाव। तीसरा बताया उन्होंने आर्थिक प्रभाव। देखते हैं, पहला प्रभाव बताया उन्होंने शारीरिक प्रभाव। देखो, मानव जिस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जन्म लेता है और उसकी शारीरिक, उसका ढांचा, उसकी बनावट उसी के अकॉर्डिंग होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अपने भारत के ऊपर एक राज्य है उत्तर में, J&K, जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में यदि बात करूं तो उत्तर में रहने वाले लोग गोरे होते हैं जबकि दक्षिण भारत के लोग काले होते हैं। ऐसा क्यों? जलवायु का प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव हो गया। वहां पर बर्फ गिर रही है और नीचे क्या है, पूरे साल भर एक समान टेम्परेचर पाया जाता है। क्योंकि 11th में मैंने पढ़ाया था कि जो नगर या वे प्रदेश जो समुद्री तटों के किनारे होते हैं वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, इसी सैम्पुल भौगोलिक वातावरण के प्रभाव में लिखी है। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव में उन्होंने लिखा है शारीरिक प्रभाव। दूसरा बताया उन्होंने मानसिक प्रभाव। एक तो इंसान बिल्कुल हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म जलवायु में जन्म ले तो उसका जो दिमाग है वो कम काम करेगा, और एक बिल्कुल कूल जलवायु में जन्म लेता है तो उसका दिमाग बहुत अग्रणी काम करता है, अग्रणी दौड़ लगाता है। तो ये हो गया तुम्हारा मानसिक प्रभाव। इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों इकोनॉमिकल इफेक्ट, आर्थिक प्रभाव। इकोनॉमिकल इफेक्ट की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में तो क्या आपको मालूम है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, पता है। और यहाँ पर अधिकांश थार के मरुस्थल में तो बिल्कुल कटेरी झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपके जम्मू कश्मीर में सेब पैदा हो रहा है, अखरोट पैदा हो रहा है, यानी बहुत मूल्यवान केसर पैदा हो रहा है। केसर करेवा के पठार में खूब होता है, करेवा का पठार है J&K में, और करेवा के पठार में भारत का 1% जो बहुमूल्य जो कोयला है एंट्रेसाइट प्यारे बच्चों, वो भी करेवा के पठार के नीचे वाले भाग में निकाला जाता है। कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब यह है कि भौगोलिक प्रभाव के कारण आर्थिक प्रभाव भी प्रभावित होते हैं। अब देखो, बादाम का भाव क्या है, काजू का भाव क्या है, एप्पल का भाव क्या है, इट इज क्लियर। लेकिन
किसके कारण हो रहा है? भौगोलिक प्रभाव के कारण। अपन चाहे कि अपन यहाँ सेब का पेड़ लगा ले अपने घर में, राजस्थान में नहीं लग पाएगा। हालांकि प्रयास किया गया है माउंट आबू में, राजस्थान के शिरोई जिले में है माउंट आबू, राजस्थान का हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां पर सबसे पहले सेब की खेती प्रारंभ की गई है। ठंडा स्थान है, वहां पर वो पेड़ सक्सेस हुआ है। बाकी अन्य जगह पर भी पेड़ सक्सेस नहीं हो पाया है। किसका? एप्पल का। कुल मिलाकर के एक उदाहरण दिया है मैंने छोटा सा समझने के लिए कि भौगोलिक वातावरण का प्रभाव मनुष्य अवश्य प्रभावित होता है। और किताब का नाम इसी सैंपल ने लिखा, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। क्या नाम दिया किताब का? भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। प्यारे बच्चों, यहां तक का चर्चा पूरी हो गई। थोड़ा आगे चलो। यस, देखिए इसको रख कर देता हूं मैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव इसी शैम्पून ने लिख दिया। इसी शैम्पून ने मानव भूगोल को लेकर के क्या डेफिनेशन दी थी वो अपने को ध्यान में रखना है। उसने कहा था, इसी शैम्पून ने कहा था कि अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल है। प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और बोर्ड में अक्सर पूछ ली जाती है। इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? प्रश्न मिल रहा है, 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। इसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो इस सैंपल ने परिभाषा दी थी, अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर आपको गलत पढ़ा रहे हो, ये अस्थिर क्या आ गया? अरे प्यारे बच्चों, मैं मानता हूं कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, लेकिन अस्थिर पृथ्वी का मतलब ये हो गया, आप साइंस में पढ़े हो, जैविक तत्व और अजैविक तत्व, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, लेकिन दोनों को अपन अलग नहीं कर सकते। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैविक और अजैविक। देखते हैं आगे। अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अब देखते हैं चंचल। मानव के पहले एक शब्द लग रहा है चंचल, और इसी शब्द में पूरी परिभाषा आपकी भी क्लियर हो जाएगी। चंचल को अपन परिवार में कई बार बोलते हैं, कई बार परिवार में अपने कोई बच्चा उछल कूद करता है, शैतानी करता है, तो ये उसको अपने कहते हैं कितना क्विट बच्चा है, कितना चंचल बच्चा है। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर के चंचल शब्द प्रयोग इसलिए कर लेते हैं अपन क्योंकि मानव एक सक्रिय है। मानव क्या है? सक्रिय है। ठीक है, मानव जो है बेटा सक्रिय है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में फेमस है IGNP, जो आपके बोर्ड सिलेबस में पढ़ेंगे, पर है अपने मानव भूगोल में है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो, जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था, और राजस्थान में एक लोकगीत था पनिहारी, और महिलाएं बेचारे पीने के पानी के लिए 10 कोस 20 कोस बहुत सारे किलोमीटर चला करती थी पैदल, और सुबह निकलती थी और दोपहर शाम तक वो पानी लेकर के पीने के लिए आती थी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जो किसी समय 33 सागर के नाम से जाना जाता था। उसी थार के मरुस्थल की बात कर रहा हूं। आज वहां पर एक नहर लाई गई मानव के द्वारा। मानव क्या? चंचल है। मानव ने अपनी बैटरी लगाई, अपना दिमाग लगाया और एक इंदिरा गांधी नहर निकाल के लाया। इस नहर का प्रारंभिक जो नाम था प्यारे बच्चों, वो था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। अब बात करता हूं कि नहर को बनाने की प्रेरणा कहां से मिले। नहर को बनाने की जो प्रेरणा मिली प्यारे बच्चों, वो मिली गंग नहर से। किससे मिली? गंग नहर से। गंग नहर का निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के तत्कालीन महाराजा था, और महाराजा का नाम क्या था? गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इस नहर का निर्माण कराया था। गंगा नहर का निर्माण
उसी प्रकार यदि मैं बात करूं इंदिरा गांधी नहर की जो प्रेरणा पुरुष है वो है कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन। ये विस्तार से मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इसका चैप्टर आएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है जिसको राजस्थान की गंगा कहते हैं, राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं और राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। और मतलब ये कहूंगा कि विश्व की बहुउद्देशीय, विश्व की बहुत बड़ी परियोजनाओं में से एक गिनी जाती है और सबसे बड़ी परियोजना इस समय विश्व की, और उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब आप देख लो, यदि चंचल मानव नहीं होता, यदि मानव अपना दिमाग और अपने आविष्कार, अपने सूझबूझ का प्रयोग नहीं करता तो शायद आज इंदिरा गांधी नहर नहीं आ पाती। आपको मालूम क्या है बच्चों, गंगानगर जो प्रोजेक्ट में राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है, आज वहां पर जहां पर पीने के लिए पानी नहीं था, आज वहां पर कपास, अमेरिकन कपास पैदा हो रहा है, तुम्हारे गेहूं पैदा हो रहा है, किन्नू पैदा हो रहा है और बहुत ही यातायात में अन्य फसलों का गन्ना पैदा हो रहा है, बहुत फसलें पैदा की जा रही हैं। कुल मिलाकर के कहने का मेरा तात्पर्य है कि चंचल मानव, सक्रिय जो मानव था, उस मानव ने अपना दिमाग लगाया। नदी पंजाब में बह रही थी और सतलज और व्यास के संगम पर एक बांध बनाया, हरिके बैराज। क्या बनाया था? बांध, हरिके बैराज। और वहां से बांध बना करके और सीधा सीधा यहाँ लेकर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? राजस्थान पहुंच गया। और आज पश्चिमी जो राजस्थान है वहां की धरा हरा भरा है, लहरा रही है। प्यारे बच्चों देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी सैंपल में यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो रही है सैंपल की। सैंपल महोदय की ये कहना चाह रही है कि मानव क्या है? शिशु है। मानव क्या है? शिशु। और इस मानव की जो असली मां है वो कौन है? पृथ्वी। अब आप देख लो, मां और शिशु का क्या संबंध होता है? वही संबंध पृथ्वी और मानव का है। मां और शिशु में क्या संबंध होता है? वही संबंध पृथ्वी और मानव में है। प्यारे बच्चों, मानव एक सक्रिय तत्व है। उदाहरण से मैंने समझाया आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये दो समर्थक अपन ने पढ़े, मानव भूगोल का जन्म एंथ्रोपो रेडजेल, उन्होंने दो किताब लिखी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी और राजनीतिक भूगोल। इसके अलावा इनकी एक शिष्या हुई इसी सैंपल, इसका जन्म हुआ था अमेरिका में, पूरा नाम है एलन चर्चिल सैंपल। इन्होंने भी महान ग्रंथ लिखा, नोट कर लेना, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।